नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और चुनाव के नतीजे आने में अब वक्त ज़्यादा रह नहीं गया है, मुश्किल से कुछ घंटों का फासला है और उसके बाद एक बार साफ हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। वैसे जो एग्जिट पोल के जो नतीजे, जो अनुमान आए हैं, वो तो साफ साफ बीजेपी को प्रचंड बहुमत बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ और कहानी कह रहा है और कह रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पे बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट में जगह पाने वाले नेता और हम सब के चहेते शाहनवाज हुसैन जी को बुलाया जाए स्टूडियो। तो इसलिए इस वक्त शाहनवाज हुसैन हमारे साथ इंडिया डेली लाइव के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। एग्जिट पोल के नतीजे तो आपने देख लिए होंगे, और किसी एक का नहीं, जितने अलग अलग एजेंसीज हों, हमारा भी चैनल, ये देखिए हमारे पास एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जिसमें बीजेपी को अकेले, यहाँ पर बीजेपी प्लस को 360 से 406 दिख रहा है। और सिर्फ अकेले बीजेपी की बात करिए तो उसमें भी 330-35 से लेकर 370 के रेंज में सीटें दिख रही हैं। मगर विपक्ष इसको कह रहा है कि ये, कोई कह रहा है फर्जी है, कोई कह रहा है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है, कोई कह रहा है इसमें धांधली की चांसेस इसलिए हो रहा है। आप क्या कहेंगे शाहनवाज जी? देखिए, मैं पूरे देश में घुमा हूँ और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस चुनाव में लोगों ने मन बना लिया था कि मोदी जी की हैट्रिक मरवानी। लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सब जगह मोदी मोदी है, क्योंकि ज़मीन पर इस चुनाव में एक बड़ा जो मैटर कर रहा है, जिस तरह 19 में जो लोग वोट कर रहे थे उस वक्त एक जुनून अलग था और इस बार एक जुनून अलग है। वो गरीब लोगों को लगता है कि मोदी को खोना नहीं। हर गरीब को लगता है जैसे उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है। मैं गांव में गया और महिलाओं से अचानक पहुंचकर पूछा कि किसको वोट देंगे, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कमल फूल को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, बोले मोदी को वोट देंगे। छपरा में मैं एक गाँव में गया था तो उन्होंने कहा जो हमें अनाज देता है, जे हमरा खिलावे छे ओकरे वोट देवे। अच्छा। मतलब, और मैंने वो रिकॉर्ड मेरे साथी ने किया था, मैंने अपने ट्विटर पे भी उसको डाला था। और उसके बाद मैं जहाँ भी गया हूँ, अभी क्या है, इंडी अलायंस के लोगों को लग रहा है कि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। वो एक आंकड़ा दे रहे हैं 295 का। ये 295 का जो आंकड़ा बार बार वो तो बाद में खोल दिया ना, सिद्धू मूसा वाले का गाना था वही वाला 295, मतलब गाने से लिया हुआ है। वो तो राहुल गांधी ने खुद कहा, मैंने हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी के जबान से ये बात जो उनके दिल में थी, बात जबान पे आ गई एकदम। कहीं पर भी ये लोग, पिछले चुनाव में इन्होंने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। हम लोगों ने अपने ट्विटर पर लगाया, मैं भी हूँ, मैं भी चौकीदार। इस बार इन्होंने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, सबने कहा मोदी का परिवार है। तो हम नेताओं ने जितना अपने आप को मोदी का परिवार माना, उससे ज़्यादा गरीब लोग, जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, जो आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, जिनको गैस दिया है, जिनके अकाउंट में पैसा डाला है, उनको पहली बार लग रहा है कि हमें कोई मिला है नेता, तो वो खोने को तैयार नहीं है। अब अलग अलग जगह यूपी बिहार में जातीय समीकरण बना के कोशिश की जा रही है कि जात के नाम पर इकट्ठा किया जाए। वो कुछ होने वाला नहीं है। वो कितना जात के नाम पे इकट्ठा कर लें, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री मतलब आप कह रहे हैं मोदी, आप कह रहे हैं कि कल इस वक्त तक मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप कह रहे हैं ये कि ये जात पात धर्म मजहब छोड़ दीजिए, आप घर को देखिए। घर में गैस सिलेंडर मोदी का दिया हुआ, मकान मोदी का दिया हुआ, छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने की तैयारी और तमाम योजनाएं जो सरकार ने किया है, वो काम उनको घर में दिखाई दे रहा है और चेहरा मोदी का है। इसीलिए कहीं कोई क्वेश्चन, कोई उम्मीदवार भी मैटर नहीं कर रहा। मान लीजिए, या बड़ी बात करके उम्मीदवार को भी छोड़ दिया, अगर उम्मीदवार से भी नाराजगी है तो भी उम्मीदवार कोई फैक्टर नहीं है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं एक दो उम्मीदवार को ऐसा जानता हूं कि वो ज़्यादा घूमता तो चुनाव और गड़बड़ हो जाता। अच्छा। तो लोगों ने पूछा भाई किसको वोट देने जा रहे हैं, बोले मोदी को वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि उम्मीदवार ने न होर्डिंग लगाया, न पोस्टर लगाया, न बैनर लगाया, न घूमा, और लेकिन मोदी के नाम पे
कार्यकर्ता घूमे। मोदी के नाम पर इतनी बात हो रही है तो ये क्या ओवर डिपेंडेंस नहीं है किसी एक व्यक्ति पे? पार्टी का कोई भी लीडर हो, अगर मोदी जी की ही बात, प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं, ये तो बीजेपी का सौभाग्य है ना कि हमारे पास मोदी है। मतलब कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि उनके पास राहुल गांधी है। अच्छा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी है। अगर हमारे पास एक अच्छा नेता है तो उसको क्यों न दिखाएं, क्यों छुपा के क्यों रखें? बीजेपी का जो काडर वोट है, जो हमारे एनडीए के साथियों का कैडर का वोट है, वो तो हमें मिलने ही वाला है। लेकिन समझिए अलायंस होता है ना दो पार्टियों का, तो एनडीए का अलायंस है, आपस में जो दल हैं वो हम सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। लेकिन उस अलायंस में हर सीट पे 2 से 3 लाख वोट सिर्फ मोदी के नाम पे आ रहे हैं। समझिए एक अलग अलायंस है, एनडीए प्लस मोदी। तो जब ये दोनों का मिश्रण होता है तो एकदम मारक क्षमता अलग होती है उसकी, तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप, ये तो आपका पक्ष हुआ, लेकिन विपक्ष आप पे बार बार आरोप ये लगाता है कि बीजेपी ने क्या किया, चुनाव शुरू कहीं से हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रोग्रेस हुआ वो चुनाव ध्रुवीकरण पे ले आए, हिंदू मुसलमान उन्होंने कर दिया, मंगलसूत्र से शुरुआत की और आखिर में आते आते आरक्षण वारक्षण सब कुछ में मुसलमान शामिल कर दिया। आप चूंकि मुस्लिम लीडर है, बीजेपी के नेता है, आप बताइए अंदर की बात क्या है? देखिए, हमने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, सच्ची बात जो थी वो ज़बां पे आई। उन्होंने, उनके राहुल गांधी के अंकल थे सैम पेट्रोडा, तो सैम अंकल ने कहा कि विरासत टैक्स, तो विरासत टैक्स लेंगे तो लेके बांट देंगे। और उन्होंने पीएम ने जो कहा कि घुसपैठियों में बांट देंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले में बांट देंगे, तो कहीं किसी का मुस्लिम या हिंदू का नाम लिया क्या? मतलब नहीं, लेकिन इशारा तो उसी तरफ था। इशारा क्या होता है? घुसपैठिया होता है। नहीं, ज्यादा बच्चे वाला कमेंट किसकी तरफ था? ज़्यादा बच्चे तो आजकल बहुत जगह पैदा होते हैं। तो आप कह रहे कि उसका मतलब मुसलमानों से मैं क्यों ले लूं? मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं अपने ऊपर ले लूं क्या? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं तो मैं अपने ऊपर तो नहीं लिया। अब जिनके ज़्यादा होंगे वो अपने ऊपर ले ले, चाहे वो उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। अब वो ज़बरदस्ती चिपकाया गया कि मोदी ने कहा है। हम लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो हिंदू मुसलमान के नाम पे कही। मोदी जी ने 83 इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू के अंदर कई बार तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये सवाल पूछा गया उनसे। ऐसा नहीं लोग कहते थे मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी सवालों का जवाब नहीं देते। घंटों घंटों उन्होंने इंटरव्यू का जवाब करके जवाब दिया और सब जवाब देते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं, मोदी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी एक नज़र से देखते हैं, उसके लिए नज़रिया एक है। ये देश तरक्की करेगा, अच्छा रोड बनेगा, अच्छा एयरपोर्ट बनेगा, अच्छी रेल चलेगी, तो उसमें कहीं पर है कि हिंदू नहीं बैठेगा तो मुसलमान नहीं बैठेगा, सब बैठेंगे। तो इसलिए अभी जितना भी अनाज दे रहे हैं, जैसे मोदी जी ने गरीबी रेखा के नीचे 25 करोड़ लोग ऊपर आए, कौन थे ज़्यादा? अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कहती मैंने इतने मुसलमानों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। ज़्यादातर मुस्लिम है उसमें। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गरीब बनाया। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो उसने गरीबों के लिए काम किया। अब गरीब तो अगर मुस्लिम और दलित समाज के लोग ज़्यादा हैं, वो वाली तो बात फायदा उनको ही सबका होगा। साथ सबका विकास वाली बात है कि सबके लिए सबका मान बराबर है, एकदम इसलिए कोई बराबर। हिंदू मुसलमान नहीं। अब आ जाता हूं मैं वापस फिर एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल के आपने नतीजे देखे हो, आपकी पार्टी को लगभग हर जगह बढ़त है और उसमें दिख रहा है कि पिछली बार से आपका परफॉर्मेंस इस बार बेटर हो रहा है। वोटों की संख्या अगर बात करूं तो लगभग 6 से 7% का इजाफा दिख रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि उसमें अलग अलग पॉकेट में मैं देखूं। एक तरफ साउथ इंडिया है जहां पे काशी से लेकर तमिलनाडु संगम की बात की, प्रधानमंत्री जी बार बार गए। दूसरी तरफ बंगाल और उड़ीसा वाला है और तीसरी तरफ नॉर्थ की अगर बात लें, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और जो वो स्टेट जहां पर कि आपके 10 के 10 राज्यों में जो 100% का स्ट्राइक रेट था। सबसे पहले मुझे ये आप बताइए कि आपके हिसाब से अगर मैं इन पॉकेट को अलग करके देखूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बंगाल उड़ीसा में आपकी सीटें बढ़ना बड़ी उपलब्धि है, या साउथ में आपका वोट परसेंटेज बढ़ना, कहीं खाता खुलना है, या इधर के साइड नॉर्थ इंडिया में परफॉर्मेंस बेटर करना है? इस 3 पॉकेट को अगर डिवाइड करूं तो बेहतर। नंबर 1, देखिए, उपलब्धि यह है कि ईस्टर्न इंडिया में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले बंगाल की बात आप कर रहे हैं, जहां हमने पिछली बार नहीं किया था। ठीक, बंगाल में हमने 18 किया था, लेकिन वो संख्या 30 के पास जाएगी। 30 के पार जी। और मतलब आप वही बात करें जो एक बार अमित शाह जी ने कहा था कि 30 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। अमित शाह जी की बात पत्थर की लकीर की तरह है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, जनता भी मानती है, उनकी बात में, जबान में असर भी है। और हमारी सीट जो उड़ीसा में है वो 17-18 से कम नहीं आने वाली। वहाँ 17-18, हाँ, कम से कम।
तब तो फिर बीजेडी कहीं बचेगा ही नहीं। नहीं, कोई बचने वाला नहीं है। लोग सब जनता भी जान रही है कि आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, तो वोट दूसरे को क्यों देना है। अच्छा, कोई भी डूबते नाव में बैठने वाला नहीं। मैं मुस्लिम समाज के बीच में भी गया तो मैंने पूछा कि वोट किसको दे रहे हैं, तो खुल नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि बताइए जीतने वाले को दे रहे हैं कि हारने वाले को। तो हमने कहा जीतने वाला कौन है, तो उन्होंने कहा मोदी। आएगा कौन, तो मोदी। तो हमने कहा किसी मोदी की कश्ती में बैठ जाइए, यही बेड़ा पार कराएगा। जो जीतेगा उस दिन 4 तारीख को आप भी पटाखा चलाइए, उस दिन आपको ईद की खुशी मनानी है, गम का दिन नहीं मनाना है। तो आइए मोदी के साथ, जीतने वालों के साथ जाना है। जो लोग हुकूमत में थे, 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, क्या दिया मुसलमानों को? वही दंगा फसाद, भागलपुर का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, दंगे ही दंगे होते थे। और मोदी जी आए तो कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कुछ नहीं है। हमने तो लोगों को कहा और लोग कन्विंस हुए कि जब मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। कोरोना का टीका दिया तो कहा कि पहले हिंदू को दे देंगे, बाद में मुसलमान को देंगे। अनाज दिया तो कभी पूछा। अब सही बात है कि कई बड़ा परिवार है तो उसके यहाँ 5 किलो, अगर 8 लोग हैं तो 1 मन आ जा रहा है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। पक्का मकान में नहीं हुआ, तो लोगों ने मन बना लिया। आप देखिएगा बड़ी तादाद में अक़लियत के भी वोट मिलने वाले हैं। तो ये बताइए, जब सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है और बराबरी से हो रहा है, तो फिर पार्टी ने टिकट में क्यों कंजूसी कर दी? सिर्फ एक बीजेपी का उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार मलप्पुरम से लड़ रहे हैं, बाकी और भी तो संख्या हो सकती थी। देखिए, अगर आप ये मोदी जी के बारे में अगर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उन्होंने कम टिकट दिया, ये सही नहीं। कितने हम लोग जब 13वीं लोकसभा में मैं और नकवी साहब लड़े थे, फिर कश्मीर से हमने कुछ लोग 99 में लड़ाए थे जी, कई लोग ज्वाइन किए थे पार्टी। तो उसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं लगातार 3 लोकसभा में तो मैं जीत के अकेला आया। बिल्कुल। फिर 16वीं लोकसभा में मुझे टिकट दिया, उस बार मुख्तार भाई राज्यसभा में थे जी, तो उनको नहीं दिया, हम लड़े वहाँ। और जो लास्ट की 18वीं 19वीं जो लोकसभा है, 17वीं यानी 16वीं हम लड़े, 17वीं और 18वीं अब है जी। तो इसमें जो मेरी सीट थी जहाँ से हम भागलपुर लड़ते थे और किशनगंज, 2 जगह से हम एमपी रहे, तो ये सीट अलायंस में गई। अगर वो सीट रहती और मैं वहाँ से जीता हुआ था, थोड़े वोट से रहा, अगर पार्टी नहीं देती तो आप कहते कि नहीं दिया। अब अलायंस पॉलिटिक्स में नहीं दिया। अलायंस पॉलिटिक्स आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा पहले 14 से लेकर और 24 का देखें तो 24 में जितने मुस्लिम कैंडिडेट, मेरे ख्याल से 7 मुस्लिम कैंडिडेट थे जो बीजेपी की तरफ से लड़े, 7 तो हार गए जी। फिर 19 में जो लड़े वो भी हार गए। तो क्या ये जीत का फैक्टर रहा होगा उम्मीदवार तय करते टाइम? देखिए, कभी भी मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय करती है, उसमें मैं 2005 से लेके 2024 तक रहा हूँ, 23 तक, जब जी बिल्कुल नई बनी कमेटी थी तब तक। 18 साल में मैंने देखा है कि पार्टी कभी विनेबिलिटी देखती है, हिंदू मुसलमान ये सब देखती नहीं। मतलब जो जीतने वाले उम्मीदवार हमें मिलेंगे तो ज़रूर, क्यों नहीं, पार्टी क्यों नहीं जिताएगी। अगर आपके यहाँ कोई अच्छा रिपोर्टर होगा जी, जो आपके यहाँ अच्छे से काम करे, अच्छा न्यूज़ करके लाए, तो आप संपादक के नाते आप उसका धर्म और उसका जात देखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। आप उसके काम को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो कहीं भी बीजेपी इस लिहाज से टिकट नहीं दे रही, लेकिन कोई भी योजना है, काम है। अब ये तो कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है ना कहीं कि इतने मुस्लिम लड़ाने हैं, इतने हिंदू लड़ाने हैं। भाई, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम में बैठी है, जब संविधान सभा बैठी, तो उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन किया जी, लेकिन मुस्लिम के लिए नहीं किया, क्योंकि धर्म के नाम पे ये देश बटा था। अभी भी लोग कहते हैं धर्म के नाम पे आप टिकट नहीं देते। हाँ, हम धर्म के नाम पे टिकट नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति जीतने लायक हमें मिलेगा तो जरूर टिकट देंगे। मतलब करें धर्म के नहीं, कर्म के आधार पे हम टिकट देंगे, जो मेरे पास पार्टी में काम करने वाला। क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो एक सनातनी हिंदू हैं जी बिल्कुल, और उनको अपने हिंदू होने पे गर्व है, कहीं वो शर्माते नहीं, वो कहीं पर छुपा के पूजा नहीं करते।
वो खुल के जो पूजा पद्धति पे चलते हैं वो चलते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठकर संविधान को पर सजदा करके उस पर माथा रख के उन्होंने पार्लियामेंट में पहला जाकर संविधान को और पार्लियामेंट को दो जगह अपना माथा झुकाया था। तो उनके नज़र में सब बराबर हैं, कोई अलग अलग नहीं देखते। अब उनको कहिएगा कि नहीं साहब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये सब पद पे मुस्लिम क्यों नहीं है, तो कांग्रेस वाले और जो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड है वो यही कहता आपने एमपी का टिकट नहीं दिया, एमएलए का नहीं दिया। आपने कितना दे दिया? बिहार में लालू यादव जी के यहाँ, बिहार में तो जातीय जनगणना है, 14% यादव है, 18% मुस्लिम है जी। और ये जातीय जनगणना होगी तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता इसको। और उसमें लालू जी ने अपने मुस्लिम को तो अपने परिवार का सदस्य ही माना। हाँ। अपनी 2 बेटी को टिकट दिया परिवार के और 2 मुस्लिम बेटों को टिकट दे दिया, बस। उन्होंने तो कम्युनिटी को देखा नहीं। अगर वो आबादी के हिसाब से माई समीकरण में 9 टिकट दे रहे हैं एक तरफ और एक तरफ 2 टिकट दे रहे हैं, तो उनसे सवाल कोई नहीं पूछ रहा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने मुस्लिम क्यों नहीं लड़ाया, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं लड़ाया? वो भी ज़्यादा लड़ा सकते थे। तो दिक्कत कहीं पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है। एक बात साफ है कि हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, वो एक नज़र से, एक नज़रिए से सबको देख के चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, चलेंगे। जो तीसरा कार्यकाल होगा, मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तीसरे ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए जानबूझकर इंडिया अलायंस के लोगों ने हिंदू मुस्लिम टॉपिक निकाला है और हम लोगों ने उसका जवाब दिया, हमने नहीं निकाला उस टॉपिक। चलिए, अपने बिहार की बात में, बिहार की तरफ बाद में आऊँगा। पहले एग्जिट पोल के 3 टॉप में पॉकेट की बात कर रहा था। साउथ में जो एग्जिट पोल के नतीजे, मतलब जो अनुमान हमारे पास आए, वो बीजेपी के लिए बहुत ही, कह लीजिए कि सुखद और अच्छा है। आप लोगों ने मेहनत की होगी पार्टी का, और जो इन रूट बन रहा है, दिख रहा है कि तमिलनाडु में, केरल में कमल खिलने वाला है, दूसरे राज्यों में भी। इसको आप किस तरह से आकलन करते हैं? अरे, जब डीडीसी के चुनाव में हम कश्मीर में गए थे, जब पहाड़ पे कमल बर्फ में खिल गया, तो समंदर किनारे क्यों नहीं खिलेगा? केरल में भी खिलेगा, तमिलनाडु में भी खिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो दक्षिण है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया शुरू से। 10 साल के कार्यकाल में देखें, कम से कम 160 बार उधर गए दक्षिण के अंदर। जी बिल्कुल। और कभी भी इग्नोर नहीं किया उस, बल्कि ज़्यादा ही उन्होंने ईस्ट को, जो साउथ और नॉर्थ का जो एक, कह लीजिए, विभेद है, उसको खत्म करने की पहले था कि सिर्फ नॉर्थ साउथ का भेद करते थे, उन्होंने दक्षिण को पूरा महत्व दिया और नॉर्थ ईस्ट को भी दिया, ईस्ट को भी दिया। तो इसलिए ईस्टर्न इंडिया और साउथ में जो मोदी जी की 10 साल की मेहनत है, उसका नतीजा है कि हमें ऐसी सीटें आएंगी कि आपका एग्जिट पोल सही आपने किया, भाई आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप जब करते हैं तो आप कोई बीजेपी आपको डाटा तो नहीं देती, आप अपना डाटा लेते हैं। लेकिन मेरा अपोजिशन वाले तो कई सारे ये लगा रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से डेटा रिलीज किया गया, वही चैनल वाले चला रहे हैं। वो आपने तो किया है ऐसा रिलीज? किया? वो कोई ऐसा रिलीज नहीं किया। ये फैशन हो गया है कि पीएम और पीएमओ पर इल्ज़ाम लगाने का। ये एक फैशन है, खासकर जो कुछ बागी पत्रकार हैं, नए नए जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको लाइक्स ज़्यादा मिल जाए, व्यूज़ ज़्यादा मिल जाए, तो इसके लिए वो सेंसेशनल बात करते हैं कि सारा डाटा वहाँ से आ रहा है। कोई डाटा वहाँ से नहीं आ रहा, ये जनता का डाटा है, आ रहे हैं मोदी। तो साउथ के बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, आपके गृह राज्य बिहार बाद में जाऊंगा। यूपी का इलेक्शन इस बार हर कोई देखना चाह रहा है, और इसलिए कि 2014 में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, उसके मुकाबले 2019 में सीटें आपकी कम आई थी। इस बार 62 से आप कहां तक, आप रियलिस्टिक होके 80 की 80 मत कहिएगा, क्योंकि 80 की 80 सीटें आना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो वो कहां तक रियलिस्टिक अप्रोच में आपको लग रहा है वहां तक आप जा रहे हैं? फिर मैं अगला सवाल करूंगा आपसे। देखिए, पिछली बार जो सीटें कम आई, 2 बड़ी मजबूत पार्टी जिनके चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव थे और बहन जी थी, तो 2 बड़ी बसपा 2 बड़ी पार्टी मिली थी। उसके वजह से कई जगह हमारी सीटें कम हुई थी। कोई हमारे परफॉर्मेंस की वजह से कम हुई थी ये नहीं है, गठबंधन हुआ था। इस बार जो 2 पार्टी वहाँ मिली है, ये विधानसभा में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जब यूपी के ये 2 लड़के जब बड़े यंग थे,
तब ये लड़े थे, अब तो अब लड़के नहीं रहे। नहीं, अब तो भाई बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, अच्छा क्योंकि मेरे से दोनों छोटे हैं। अच्छा राहुल गांधी तो मेरे से 18 महीना 7 दिन छोटे हैं। अच्छा, तो जब महीने में छोटे हैं वो, तो मैं उनको बुजुर्ग तो मैं नहीं कहूँगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा तरुण थे, युवा थे, तब तो कोई कमाल नहीं दिखा पाए और एक दूसरे से चुनाव के बाद लड़ लिए। इस बार भी वो इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर उनकी ताकत क्या है, मैं स्वीकार करता हूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की एक ताकत है, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, उनके बहुत सारे एमएलए हैं, और लेकिन राहुल गांधी उनसे मिले हैं तो क्या ऐड कर देंगे वो? तो आपने कहा कितना परसेंट वोट ऐड होता है? आपने अखिलेश यादव को एक ताकत बताया कि एक अच्छे विपक्ष के तौर पे है। नहीं, वो विपक्ष, उनके पास सीटें हैं। जी बिल्कुल। तो एमपी कितने आने वाले हैं उनके, ये तो बता दीजिए। नहीं, उनके सिंगल डिजिट में रहने वाले हैं दोनों मिलके। तो सिंगल में तो 9 भी होता है, सिंगल डिजिट में 9 भी होता है। वो सिंगल डिजिट में, क्योंकि अब कल ही वोटिंग का रिजल्ट आ जाएगा, जी। तो मैं देखिए पिछली बार उनकी 5 मिली थी, 5 से ऊपर जो भी वो हासिल करेंगे सब उनके लिए गेन है। नहीं, दोनों मिल के बीजेपी वहाँ कम से कम 70 प्लस तो बीजेपी जीतने वाली है। 70 प्लस 70। तो कहने का मतलब अगर आपके हिसाब से मैक्सिमम भी जोड़ लूँ, 9 सीट अगर समाजवादी पार्टी के है तो बस एक ही बच जाता है। अब जनता का क्या मिजाज है, जनता देने को आए तो अब आपने पहले कह दिया है कि आप 80 मत कहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ 1 से 9 के बीच में वो रहेंगे। ठीक है, 1 से 9 के बीच में वो 2 भी जीत सकते हैं, वो 1 भी जीत सकते हैं, लेकिन ये सही है कि खाता खुल जाएगा उस अलायंस का। और कांग्रेस के बारे में क्या इरादा है आपका उत्तर प्रदेश में? दोनों को मिला के कहा ना। अच्छा, दोनों मिला के कह रहे वो हैं। दोनों मिला के कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एमएलए कितने थे साहब? 2 थे, 1 चली गई, 1 ही है। एमपी कितने थे? 1 ही है। वोट परसेंटेज क्या था? सिंगल डिजिट में भी नहीं, एकदम थोड़ा सा। तो वो अखिलेश यादव के साथ जब मिल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर आप आंकड़ों को मिला दें और दोनों के वोट को जोड़ दें तो अखिलेश यादव की जो वोट हैं उसी वोट पर कुछ सवारी कर ले कांग्रेस। कांग्रेस अपना कोई वोट ऐड नहीं करती भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक है, बता दीजिए, कौन समाज उसके साथ खड़ा है? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस किसी के साथ है उसको कांग्रेस बेनिफिट करने वाला कुछ नहीं, जैसे निर्दलीय का साथ वैसे कांग्रेस का साथ। अच्छा, कांग्रेस और निर्दलीय आपकी नजर में बराबर है? यूपी मेरे नजर में नहीं, अच्छा, आंकड़ों में बराबर है। जितने निर्दलीय लोग वोट लाए उतना ही कांग्रेस विधानसभा में वोट लाई, उससे कम लाई है, निर्दलीय से भी कम। तो कांग्रेस दिल्ली में भी कोई असर नहीं करने वाली है आपके दिल्ली में भी क्या, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जब कॉम्बिनेशन होगा तो? ये राजनीति में 2-2-4 नहीं होता है, 1-1 जो है 2 नहीं होता है। तो राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अलायंस कर लिया, लेकिन मुझे मालूम है, मैं तो आपको प्राइवेटली नाम भी बता दूंगा आम आदमी पार्टी के विधायकों का, जिनकी मेरे से बात हुई है, जो चुनाव में मदद कर रहे थे हमारी। तो आम आदमी पार्टी जहां कांग्रेस लड़ रही थी उस सीट पर एक आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर विधायक कांग्रेस बीजेपी को हराने की जगह वो कांग्रेस को हराने में लगे हुए थे। मतलब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस का जो गठजोड़ है ये उनके कार्यकर्ताओं को ही पसंद नहीं है। वैसा ही है गठजोड़ कागज पे, जैसे पंजाब में उनका गठजोड़ है, तो गठजोड़ वहाँ नहीं हुआ लेकिन फोटो में एक दिखते हैं। तो पंजाब वाला हाल था दिल्ली में। तो इसीलिए लवली भी शायद छोड़ के चले गए, क्योंकि अंदर से कोई भी कांग्रेसी हो या आम आदमी पार्टी का वर्कर, उनका जो ओरा है उसमें वो उनको लगता है कि भाई कांग्रेस आ जाएगी तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, यही तो हो रहा है। जो एग्जिट पोल के भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें पंजाब में देखिए क्या है, अगर कांग्रेस थोड़ी बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी 0 पे आ गई। नुकसान है उसका। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मारक हैं, हमारे लिए नहीं है, आपस में एक दूसरे के लिए नुकसान जी। होने वाला। अब आपके राज्य चलते हैं बिहार। नीतीश जी अभी दिल्ली में, कल नतीजे आने वाले, दिल्ली बैठ के वो नतीजे क्यों देखने के लिए आए हैं? नहीं, बहुत दिन से वो चुनाव प्रचार में थे, वो नहीं आ पाए थे दिल्ली। दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर का एक मकान होता है। नहीं, वो सब सारी चीजें हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिल्ली कुछ आए ऐसा हैं। तो नहीं कि अंदर खाने कोई नहीं, बात नहीं। चली नीतीश जी? एकदम नहीं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं कब तक? 2025 तक जो चुनाव है, अच्छा, तब तक तो वो मुख्यमंत्री हैं, बाकी तो जनता का जनादेश लिया जाएगा। अभी जो एग्जिट पोल में जो मतलब एक रुझान है उसमें
आपके गठबंधन में बीजेपी को इंडिविजुअली तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा, लेकिन जेडीयू को नुकसान सा होता दिख रहा है कि वहाँ पे उनकी सीटें कम हो सकती है। तो आपकी पार्टी तो अंदर से खुश होगी कि आपकी पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी? नहीं, हम तो एकदम मिशन 40 पे लगे थे। हमारी जिद थी 39 से 40 होने की, उनकी जिद थी तेजस्वी यादव की 0 से खाता खोलने की। वो भी 1 सीट चाहते हैं, हम भी 1 सीट बढ़ा के चाहते हैं। वो 1 बढ़ाना चाहते हैं, 0 से 1 होना चाहते हैं। हम 39 से 40 होना चाहते हैं। लड़ाई बिहार की यही है। मतलब लड़ाई 1 सीट की लड़ाई है। आप 39 से 40 और वो चाह रहे हैं कि 0 से 1। हम चाहते हैं 39 से 40 हो जाए, वो चाहते हैं कि बेइज्जती न हो, क्योंकि यहाँ पे लोग बताते हैं तेजस्वी यादव, नेशनल मीडिया में भी खबरें उनकी आ जा रही है, लेकिन हम लोग जब बता देते हैं पता है इनकी सीट कितनी थी, तो क्या लोगों को, मीडिया वालों को यकीन नहीं होता। ये जीरो MP की पार्टी के नेता का नाम तेजस्वी यादव, चाहे वो मछली खा लें, केक काट लें, तो लोकसभा चुनाव कुछ फर्क पड़ने में वाला अच्छा किया था, काफी बेहतर परफॉर्मेंस था उनका। अब विधानसभा में तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया और लोकसभा में जी नील था। 0 सीट हो गई। तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, ये बात सही है। पंचायत का चुनाव और डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम लोग तब देखेंगे, तो लड़ेंगे ताकत से। लेकिन अभी इतनी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हम 1 सीट बढ़ा के रहेंगे, ये जिद है, और उनकी जिद है 1 सीट वो बढ़ा के रहेंगे। तो कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 तक बिहार में किसी तरह का बदलाव एज सच नहीं होने वाला नहीं है। है ये। लेकिन अगर मैं एक देखिए, इस चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के साथ रहने से बहुत हम लोगों को भी लाभ हुआ और हमारे साथ रहने से उनको लाभ हुआ है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए वहाँ। तो सवाल ही नहीं है कि कोई अलग उलग इधर उधर की बात सोची जाए। नहीं, तो 2025 में मान लीजिए अगर चुनाव होते और फिर आप दोनों मिलकर लड़ते हैं उस वक्त, और जैसे लोकसभा का परफॉर्मेंस आपका बेटर है, तो ये नहीं होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? अब देखिए, 25 का बात 24 में तो हम करेंगे नहीं, और अभी मेरी पार्टी में कहीं पे बात हुई नहीं है, और मैं प्रवक्ता भी हूँ पार्टी का, तो इसलिए बहुत, और मेरा जो बयान होता है वो एक नेता का बयान नहीं होगा, पार्टी का बयान। इसलिए मैं प्रवक्ता के नाते कहता हूँ कि अभी हम लोगों को यही कहा गया है कि 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। ये कम, जिस दिन सरकार बनी थी हमारी ज़्यादा सीटें आई थी, नीतीश जी की कम आई थी, तब भी मोदी जी ने उनको कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिए और 2025 तक आपको संभालना है, ये तो उनको कहा ही था। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो नीतीश जी हम लोग मिलकर तय करेंगे कौन सी रणनीति पर लड़ना है। ठीक है, अब मैं आखिर में आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप दिल्ली में भी हैं, बीच में बिहार में भी थोड़े दिनों तक थे। आपको कौन सी राजनीति पसंद है आज के दिन में? मतलब दिल्ली में रह के राजनीति ज़्यादा अच्छी लग रही थी या बिहार में जाके काम करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था? देखिए, जब मैं आपको कह ही दूं कि जब मैं 3 बार लोकसभा में रहा, भारत सरकार में मंत्री रहा, दिल्ली में बहुत दिन तक रहा, लेकिन अपने क्षेत्र में एक्टिव रहा, भागलपुर में, पहले किशनगंज में, तो 15 दिन तो दिल्ली और 15 दिन तो बिहार ही बीतता था। लेकिन जब मुझे प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि आपको बिहार जाना है, और पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने हमको फ़ोन करके कहा कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि आपको MLC में नॉमिनेशन करना है, तो सुशील मोदी जी की खाली सीट हुई थी, मैंने जाके नॉमिनेशन किया, MLC बना, फिर मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। और बिहार में हमने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं थी तब, उसमें इतना काम हुआ। 17 इथेनॉल प्लांट हमने पास कराए मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी के आशीर्वाद से। आज 13 बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं वहाँ। टेक्सटाइल में हज़ारों लोगों को नौकरी मिली, खूब अच्छा काम हुआ। बीच में सरकार बदल गई तो हम हट गए थे। ठीक है। फिर मेरे बारे में जब मैं वहाँ बिहार गया भी था तो मैं अपने मन से नहीं गया था, मेरी पार्टी का आदेश था। मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो हुक्म करेगी मैं वही करूँगा। मैंने पूछा था आपके हिसाब, आपको अच्छा क्या लगा? बिहार की राजनीति अच्छी लगी बिहार में रह के या दिल्ली में? नहीं, हम बिहारी हैं, 24 कैरेट बिहारी हैं। मेरे माँ बाप दोनों बिहारी हैं, मतलब तो सिर्फ पत्नी बिहार की नहीं है, तो बिहार से तो लगाव है ही। हम लोग कोसी के आदमी हैं, तो वो इलाका इतना पसंद है, तो बिहार तो बहुत पसंद है। सांसद भी आप रहते हैं तो बिहार के ही रहते हैं ना, बिहार से ही आते हैं, रिप्रेजेंट तो स्टेट को ही करते हैं। लेकिन बिहार में जितना मेरे से हुआ, ईमानदारी से हमने काम करने की कोशिश की थी और जनता ने अप्रिशिएट भी उसको किया। तो जो
मेरी पसंद और नापसंद का सवाल कहाँ है? हम लोग तो बीजेपी के काडर हैं, 1986 से बीजेपी में। जब पार्टी जो हुक्म करेगी वो काम करेंगे, पार्टी कार्यकर्ता बना के रखेगी, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, और अभी भी हम लोग कार्यकर्ता ही हैं। आप अपने हिसाब से तो बेहतर काम कर रहे होंगे पार्टी की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए भी, जो कुछ भी सरकारी की योजनाएं हैं। आप इतने कम उम्र में मंत्री बने और फिर पिछले कुछ दिनों से आप समझ लीजिए कि जो हम समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में जो मंत्री वाला हिसाब होता है उससे आप थोड़े बाहर से हैं। कहीं मन में इस बात को लेके टीस या कह लीजिए कशिश टाइप? कोई टीस दिखती है आपको? कहीं से नहीं। बहुत लोगों को टिकट नहीं मिला तो बहुत से लोग रूठे होंगे, उनको मनाया गया। न मैं रूठा, न मुझे किसी ने मनाया। मैं तो ईमानदारी से प्रचार कर रहा हूँ, पूरा ईमानदारी से काम किया। और सही है कि बीच चुनाव में प्रधानमंत्री जी मिल गए थे तो उन्होंने मेरा हालचाल भी जाना, पूछा गले का हाल क्या है। तो हमने कहा सर पूरा घूम रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। तो पार्टी के लोग सब काम को देखते रहते हैं, तो काम करना है पार्टी को। और हमारा तो मकसद है कि इस चुनाव के बाद पूरे जो हमारे समाज के लोग, जिसको कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने दूर रखा है बीजेपी से, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी के साथ जुड़ें। इस मिशन पे काम करना है। तो काम तो वो भी है, बड़ा काम है, वो कोई छोटा काम नहीं। कह रहे हैं कि पार्टी जो भी आदेश करेगी वही आपके लिए सिर माथे पे है। ये रहा है, ये रहेगा। जो पार्टी का हुक्म होगा वही काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि मेरी आज जो भी पहचान है वो मेरी पार्टी ने दी है। शाहनवाज जी, ये माना जाए कि कल इस टाइम पर जब आपसे बात होगी तो तब तक बीजेपी की सरकार बन चुकी होगी? सरकार पूरे देश में कल इस वक्त तक, जब आप मेरा इंटरव्यू अभी प्रसारित कर रहे हैं, जश्न का माहौल होगा, मोदी मय होगा, पूरा भगवा माहौल होगा। तो अगली सरकार जब देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। 52 डिग्री सेल्सियस में भी लोग रोड पर आपको नाचते गाते दिखेंगे, क्योंकि आ रहे हैं मोदी। ये इंतज़ार था, लोगों के मन में ये बेकरारी था कि कैसे मोदी फिर से आ जाएं। क्योंकि जिस तरह मोदी ने G20 की मीटिंग में जब वो चलते थे और पीछे पीछे 20 नेता, तो लोगों को लगता था कि ये हमारा नेता है, जो देश का नेता है। तो ये भारत की एक, समझिए, पूरा दुनिया में भारत का उदय हो रहा है। 10 साल में जितने गड्ढे थे उसको भरने का काम मोदी जी ने किया। अभी तो 10 साल सिर्फ झांकी थी, आने वाला जो 10 साल होगा वो भारत को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। और हम तो ये भी मानते हैं कि उन्हें जब 2036 में ओलंपिक होगा तब भारत उस वक्त तक विश्व गुरु के स्थान पे रहेगा। आप 36 में हो, मोदी जी 2047 तक का प्लान लेके? नहीं, हम 36 में तो, मतलब 36 में कह रहे 36 में तो ओलंपिक होगा ना जी। जब G20 में ये माहौल बना तो 36 का क्या माहौल होगा? और 47 का फिर तो हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 47। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके लिए मोदी की ज़रूरत है हमें। जब तक ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, जब तक जनता उनको किसी भी शर्त पर छोड़ने वाली नहीं, जनता उन्हीं पर भरोसा रखती है, वही आएंगे, वही जीतेंगे, वही देश की तकदीर तस्वीर को संवारेंगे। क्योंकि उनका कोई अपना परिवार नहीं, वो जीते हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जीते। तो ये थे शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता, और ये कह रहे हैं कि कल का जब वक्त होगा और इस टाइम पर हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे अपने दर्शकों से, तब तक बीजेपी और एनडीए की अगुवाई में देश में सरकार बन चुकी होगी, जो तय करेगी कि अगले 5 साल हिंदुस्तान कहां और कितना आगे जाने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल चुनाव के नतीजे आएंगे और जो नतीजे आएंगे वो पल पल और सबसे सटीक, सबसे तेज़ आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया डेली लाइव पर। हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।